वेलकम टू एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। तो आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो होगा एनिमल हस्बेंड्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, मतलब पशुपालन का जो परिचय वाला चैप्टर है ना, उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए, पशुपालन होता क्या है। सबसे पहले तो अभी सभी को ये चीज पता हो, तो पशुपालन मतलब क्या है? पशुओं का पालन करना। नाम ही समझ आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन मतलब पशुओं का पालन। अब इसमें क्या पढ़ा जाता है, ये क्या है? तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पशुओं को, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, इनके जीवन चक्र, लाइफ साइकिल को, इनके तंत्र, जो भी सिस्टम्स पाए जाते हैं, इनके प्रजनन, रिप्रोडक्शन, इनके प्रोडक्शन, उत्पादन और इनके प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट, इन सभी चीजों को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, डायग्राम देख के तो समझ आ गया होगा कि कौन सा जानवर है। ठीक है, गाय ही है। ठीक है, और कोई जानवर मत समझिएगा। मैंने बहुत कोशिश की इसको अच्छा ड्रॉ करने का। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बना पाता हूँ, बट फिर भी मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है कि इसको बेहतर बना सकूं और आपको समझ आए। तो देखने से पता चल रहा है क्या है, गाय है। ठीक है, तो ये क्या है? गाय की एनाटॉमी। एनाटॉमी को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके क्या हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन में जाते हैं। किसके क्लासिफिकेशन में जाएंगे? एनिमल के क्लासिफिकेशन में। जैसे देखिए, जैसे पेड़ पौधों का क्लासिफिकेशन होता है, इंसानों का क्लासिफिकेशन होता है, वैसे ही क्या रहता है, जानवरों का, ये जो पशु रहते हैं ना, उनका भी क्लासिफिकेशन होता है। अब क्लासिफिकेशन के अलग अलग आधार है। ठीक है, क्या क्या आधार है? किसी में उनका किंगडम, जगत जानते हैं, ठीक है, क्लास जानते हैं, वर्ग जानते हैं, ऑर्डर जानते हैं। तो ये सारे क्या रहते हैं? सीक्वेंस में रहते हैं, और इनमें से सवाल आते हैं, बहुत इजी सवाल आते हैं। और आपको समझ, जैसे आपको बताया जाएगा, आपको धीरे धीरे चीज समझ आने लगेगी और पेपर में गलती नहीं करना है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला रहता है किंगडम, बोलते हैं। किंगडम मतलब जगत रहता है। तो एनिमल हस्बेंड्री में जो एनिमल्स का जो किंगडम रहता है ना, वो एनिमेलिया रहता है, अर्थात जंतु जगत। इसके बाद आता है फाइलम। फाइलम में रहता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब क्या रहते हैं? कशेरुकी जंतु। अब कशेरुकी क्या होता है? तो आपको पता होगा, जो रीढ़ की हड्डी रहती है, बैकबोन जो अपना सपोर्ट रहता है ना, जिनमें कशेरुकी बोलते हैं उसको। ठीक है, कशेरुकी जो पाया जाता है ना, उनको क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा। इसके बाद आता है क्लास। क्लास मतलब वर्ग। वर्ग में आता है ममेलिया। अब ममेलिया बहुत से लोगों को पता होगा, स्पेशली बायो वालों को तो पता ही होगा। ममेलिया मतलब क्या होता है? स्तनधारी। क्या होते हैं? स्तनधारी पशुओं को क्या बोला जाता है? ममेलिया। और इसके बाद आता है आपका ऑर्डर। तो ऑर्डर गण। गण में किस, जो पशुओं को है, किस गण में रखा गया है? अंगुलाटा। UNGOLATA, अंगुलाटा। ठीक है, अंगुलाटा में रखा गया है। इसके बाद जो मेन इसका डिवीजन होता है, वो होता है सब ऑर्डर में। ठीक है, सब ऑर्डर को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। यहाँ जगह नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा डायग्राम टाइप बता दे रहा हूं कि जो अंगुलाटा है, जो ऑर्डर है, उसको दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला है पेरिसोटेक्टाइल, जिसको विषमखुरी बोला जाता है, और जो दूसरा है वो है आर्टियोटेक्टाइल। ठीक है, पहला क्या है? पेरिसोटेक्टाइल, दूसरा क्या है? आर्टियोटेक्टाइल। तो पेरिसोटेक्टाइल विषमखुरी और आर्टियोटेक्टाइल को क्या बोलते हैं? समखुरी। अब यहाँ पे बात आती है खुर की। ठीक है, खुर मतलब जो आपके हुफ रहते हैं ना, हुफ्स को बोला जाता है खुर। तो आर्टियोटेक्टाइल मतलब समखुरी, अर्थात अगर आप पशुओं के पैर को देखेंगे ध्यान से, तो उनके खुर ऐसे आपको दिखाई देते हैं ना, ऐसा आपको दिखाई देते हैं। तो विषमखुरी मतलब क्या रहता है? जिसमें खुर डिवाइड नहीं रहते हैं। जो डिवाइड रहेंगे भी तो विषम संख्या में रहेंगे। जैसे कि एक, अब आप बोलेंगे सर ये तो डिवाइड है, डिवाइडेड नहीं है। डिवाइडेड कब होगा पता है? ऐसे। ये क्या कहलाते हैं? समखुरी। पैर कितने हिस्से में डिवाइड है? दो हिस्से में। अगर ये जॉइंटेड है ऐसे कुछ, तो इसको क्या कहेंगे आप? समखुरी कहेंगे। ठीक है, तो समखुरी और विषमखुरी में अंतर पता चल गया, मतलब आर्टियोटेक्टाइल और पेरिसोटेक्टाइल। तो आर्टियोटेक्टाइल में आपके कौन कौन से पशु आते हैं? जनरली इसमें भी फैमिली में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपकी फैमिली है बोविडी, सुइडी, ठीक है, कैमिलिडी। अब आप बोलेंगे बोइडी, सुइडी, कैमिलिडी क्या है? आसानी है, देखिए आप एक एक करके समझिए, आपको ज्यादा आसानी समझ आएगा। बोविडी मतलब आपके जो गाय, भैंस, बकरी और भेड़। कौन कौन से जानवर आएंगे? गाय, भैंस, बकरी और भेड़। अब गाय को तो सभी जानते हैं। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है, उसको दो हिस्से में विभाजित किया गया है। कितने हिस्से में विभाजित किया गया है? दो हिस्से में। एक है बॉस इंडिकस। ठीक है, बॉस इसका क्या है? जीन है। ठीक है, अब अभी अगर आपको क्लासिफिकेशन पता हो तो आपको पता होगा कि ऑर्डर के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आते हैं स्पीसीज। ठीक है, तो जीन कौन सा है गाय का? बॉस। और स्पीसीज क्या है? स्पीसीज दो हिस्से में डिवाइडेड है। अगर हम इंडिकस की बात करें तो ये भारतीय गायों को बोला जाता है, और अगर टॉरस की बात करें तो विदेशी गायों को बोला जाता है।
ये क्वेश्चन पेपर में आया है ना कि भारतीय गायों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भारतीय गायों का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। विदेशी नस्लों का या विदेशी गायों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉस टॉरस। अब इन दोनों में अंतर भी मैं बताऊंगा, जब एनाटॉमी को समझाऊंगा ना तो इनके में अंतर बताऊंगा। इसके बाद आता है भैंस। भैंस भी वापस से दो हिस्से में डिवाइड है। देखिए जीन सबके सेम होंगे, जैसे गाय का जीन जो है वो सेम होगा, भैंस का अपना खुद का जीन होगा। तो भैंस का जो जीनस है वो होता है बुबेलस। गाय का क्या था, बॉस। भैंस का क्या है, बुबेलस। अब जो इसकी स्पीसीज है ये फिर से दो हिस्से में डिवाइडेड है, बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस कैराबेनेसिस, और भी एक है बुबेलस कैफर। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए आपके, बुबेलस बुबेलिस भारतीय गाय, बुबेलस बुबेलिस आपकी विदेशी गाय, और बुबेलस जो कैफर है उसको स्पेशली रखा गया है अफ्रीकन गाय के लिए। ये आपका पेपर में आया है, क्वेश्चन आप उठा के देख लो। अफ्रीकन गाय बोल देगा, मैं माफ कीजिएगा, भैंस है। जो अफ्रीकन भैंस है ना, अफ्रीकन भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबेलस कैफर। अब आप बोलेंगे बुबेलस कैराबेनेसिस फिर क्या है, तो कैराबेनेसिस है, ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा है, आप क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा। नदी वाली भैंसें अलग रहती हैं, कीचड़ वाली भैंसें अलग रहती हैं। बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है ना, चलिए मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह बना लेता हूँ, तो फिर आपको शायद बेहतरीन तरीके से समझ आने लगे। इसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा। तो सबसे पहले आता है बॉस, ठीक है, इंडिकस। देखिए कभी भी जो वैज्ञानिक नाम होता है ना वो दो हिस्से में डिवाइडेड रहता है। कितने हिस्से में डिवाइडेड रहता है, दो हिस्से में। पहला जो नाम रहता है वो जीनस को शो करता है, दूसरा जो नाम रहता है वो स्पीसीज को शो करता है। तो गाय के केस में बॉस जो है वो जीनस है और इंडिकस जो है वो स्पीसीज है। दूसरी स्पीसीज कौन सी आपकी, टॉरस। ये टॉरस किसको कहते हैं, विदेशी गाय को। जो इंडिकस रहता है वो देशी गाय को। वैसे ही आपका भैंस के केस में क्या आता है, बुबेलस। ये क्या है, इसका जीनस है। ये क्या है, इसका जीनस है। अब स्पीसीज बहुत सारे हैं लेकिन मेनली तीन स्पीसीज है। पहला है आपका जो बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। तो ये जो बुबेलिस है ये आपकी कौन सी है, भारतीय भैंस की नस्ल है। बुबेलस कैराबेनेसिस जो है, ठीक है, ये आपकी कौन सी है, कीचड़ वाली नस्ल है। बुबेलस बुबेलिस को नदी वाली नस्ल कहा जाता है, बुबेलस कैराबेनेसिस को क्या कहा जाता है, कीचड़ वाली नस्ल। तीसरा जो है आपका पूछा गया है बुबेलस कैफर, ये आपका आया है पेपर में, ठीक है। बुबेलस कैफर किसको बोलते हैं, अफ्रीकन भैंस को। अब आपका गाय और भैंस का वर्गीकरण पता चल गया। तीसरा है आपका भेड़। भेड़ में क्या रहता है, जो जीनस रहता है वो रहता है ओविस, और जो स्पीसीज रहता है वो रहता है एरिस, ओविस एरिस, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ कैपिटल में लिखा था, इसको मिटाया क्यों, स्मॉल में क्यों किया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी कोई वैज्ञानिक नाम लिखी जाती है, जीनस और स्पीसीज में डिवाइडेड रहता है, ये तो सबको पता है। जीनस का जो पहला अल्फाबेट रहेगा वो कैपिटल रहता है, और स्पीसीज का जो पहला अल्फाबेट रहता है वो स्मॉल रहता है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीनस का जो पहला अल्फाबेट रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल में रहेगा, बाकी सब कुछ स्मॉल में। स्पीसीज का जो पहला अल्फाबेट रहेगा वो तो स्टार्टिंग से ही क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो ओविस एरिस किसका वैज्ञानिक नाम है, भेड़ के नस्ल का। अब आता है तीसरा कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस ये किसका वैज्ञानिक नाम होगा, लास्ट में क्या बच गया आपका, बकरी। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्रा हिरकस। तो ये जो बोविडी परिवार है ना, बोविडी फैमिली में ये 4 जानवर आते हैं, और यही 4 जानवर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यही 4 जानवर के बारे में आपको क्या है, जानना है। इसके बाद जो दूसरी फैमिली मैंने बोली थी, सुईडी। सुईडी फैमिली जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, शुअर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, सुअर के लिए। आपको पता होगा कि नॉर्मल इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि जो सुस डोमेस्टिका, सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है, सुस डोमेस्टिका। और इसके बाद इसकी जंगली नस्ल भी आती है, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सुस स्क्रिफा बोलते हैं इसको, स्क्रोफा स्क्रिफा बोला जाता है। उसके बाद जो कैमेलिडी फैमिली आती है उसमें कैमल्स आते हैं, कैमेलस स्पीसीज रहते हैं, जो कि ऊंट की जो नस्ल रहती है ना उसके बारे में रहते हैं। ये किसके अंतर्गत आपके आते हैं, आपके एरिसोटेक्टाइल के अंतर्गत, ठीक है, एरिटोटेक्टाइल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो आपका पेरिसोटेक्टाइल, इसमें विषमखुरी आते हैं, मतलब जिनमें खुर की जो संख्या होगी वो विषम होगी, 1, 3, 5, 7, उतना ज्यादा मत जाइए, 1, 3 सफिशिएंट है। जैसे कि आपका घोड़ा, जैसे कि आपका जेब्रा, जैसे कि आपका गधा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके पेरिसोटेक्टाइल के अंतर्गत। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। अब
जो घोड़ा या जेब्रा या गधा रहता है ना, इसको इक्वस में रखा गया है, इक्विडी फैमिली कही जाती है। इसके बारे में इतनी डीप स्टडी आपको नहीं करनी है। जो मेनली आपको पूछा जाता है वो गाय, भैंस, बकरी और भेड़ से पूछा जाता है। ज्यादातर अगर आप याद करना चाहें तो सुअर का याद कर सकते हैं। तो ये क्या था, क्लासिफिकेशन था एनिमल्स का। इसके बाद बात आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी को क्या बोलते हैं, जो आपकी संरचना रहती है, ठीक है। किसी भी पशु की संरचना को क्या कहा जाता है, एनाटॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स, पर्टिकुलर एनिमल का स्ट्रक्चर। अब देखिए एनिमल एनाटॉमी को वापस से दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो एनिमल एनाटॉमी है ना, उसको कितने हिस्से में डिवाइड किया गया है, दो हिस्से में। कौन कौन से हिस्से हैं, एक है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, मतलब बाह्य संरचना, और एक रहती है आंतरिक संरचना। पहला क्या रहता है, एक्सटर्नल मतलब बाह्य संरचना, मतलब आप देख के जो पहचान सके, और इंटरनल मतलब क्या रहता है, जो इनके अंदर में जो सिस्टम्स पाए जाते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मिल्क सिस्टम है, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं पशु में। तो इनकी जो इंटरनल सिस्टम्स है, इनकी स्टडी को किसमें रखा गया है, इंटरनल एनाटॉमी में, और इसको बाहर देख के पहचाना जाता है तो क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल एनाटॉमी। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा एक्सटर्नल एनाटॉमी में, ठीक है। इसमें से देखिए एक्सटर्नल एनाटॉमी को मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट क्वेश्चंस आते हैं। एक या दो क्वेश्चन एक्सटर्नल एनाटॉमी से आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, और ये जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत क्या रहेंगे आपके, थिंक अबाउट वाले, सोचने वाली चीजें रहेंगी। आपको बस क्या याद रखना है, एक डायग्राम याद रखना। अगर आपको डायग्राम याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है, ताकि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में सीधा सीधा एक डायग्राम आए। अब देखिए इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, यहाँ तो मैंने फिर भी बहुत कम नाम लिखे हैं, इसको छोड़ के और भी इसके एक्सटर्नल एनाटॉमी के और भी बहुत सारे पार्ट्स के नाम हैं। वो पार्ट्स या तो नहीं पूछे गए हैं, अगर पूछे भी गए हैं तो बहुत रेयरली पूछे गए हैं। अब देखिए इतने सारे नाम को याद करने में ही आदमी का दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है, तो आपको उन सारी चीजों को याद नहीं करनी है। जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या जिन क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में आपके बहुत सारे जो टॉपिक्स है जहां से कवर होते हैं, उसको यहाँ ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, एक्सटर्नल एनाटॉमी को। तो सबसे पहले तो ये आपको दिख गया होगा, गाय के एक्सटर्नल एनाटॉमी से जनरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो जो गाय का एक्सटर्नल एनाटॉमी है, इसको जनरली 5 हिस्से में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 5 हिस्से में डिवाइड किया गया है, कहां कहां। सबसे पहला हेड और नेक, क्या है, हेड और नेक। दूसरा जो है 4 क्वार्टर, ठीक है, जिसको अगला हिस्सा बोलते हैं। 4 क्वार्टर कहां तक होगा मैं आपको बता देता हूं, यहाँ के आसपास तक रहता है, कोबड़ के आसपास तक, इसको क्या बोलते हैं, 4 क्वार्टर। इसके बाद आता है ये जो धड़ वाला हिस्सा है ना, इसको बोला जाता है ट्रंक, ठीक है। क्या बोला जाता है, ट्रंक। पहला हिस्सा आपका क्या है, हेड और नेक। दूसरा हिस्सा क्या है आपका, 4 क्वार्टर। तीसरा हिस्सा क्या है आपका, ट्रंक। चौथा हिस्सा जो यहां तक का रहता है, इसको बोला जाता है हिंड क्वार्टर। क्या बोला जाता है, हिंड क्वार्टर, मतलब पिछला हिस्सा, इसको पिछला वास भी बोला जाता है, क्लियर। और लास्ट में आपका क्या बच गया, टेल पोर्शन, ठीक है। 5 हिस्से समझ आ गए, हेड और नेक। दूसरा क्या है, 4 क्वार्टर। तीसरा क्या है, ट्रंक। चौथा क्या है, हिंड क्वार्टर। और पांचवा क्या है, टेल। अब प्रत्येक जितने भी डिवाइड किए गए ना, इनमें अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। यहीं से आपको क्वेश्चन कभी कभार ये पूछ देगा कि मान लीजिए पूछ देगा ड्यूलैप जो है, ड्यूलैप आपके कौन से हिस्से में आता है, आपको ऑप्शन में दे दिया 4 क्वार्टर, हिंड क्वार्टर, हेड और टेल। तो आपको ये बताना है कि किस हिस्से में आता है। या फिर आपको क्वेश्चन ये पूछ देता है कि हॉर्न्स के बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, या फिर जो आपका नेक वाला पोर्शन है, नेक वाले पोर्शन में आपका ब्रिस्केट कहां पाया जाता है, या आपको पूछ देगा नॉस्ट्रिल कहां पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और आपको सॉल्व कैसे करना है ये ट्रिक भी बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हेड और नेक वाले पार्ट से। तो हेड और नेक वाला पार्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है हॉर्न। सिंग सभी ने देखे होंगे, पशुओं के सिंग, ये क्या कहलाता है, हॉर्न कहलाता है इसको इंग्लिश में। अब देखिए 2 सिंग के बीच का एक हिस्सा आपने देखा होगा, ये तो इसका हॉरिजॉन्टल व्यू है। अगर आप वर्टिकल व्यू में देखा जाए, चलिए मैं अपने आप को एक बना देता हूं, ठीक है, गाय, तो शायद ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा रहता है हॉर्न, यहाँ जो हिस्सा, ये 2 हॉर्न्स के बीच का जो हिस्सा रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, चांद, ठीक है। अब अगर टकला होता तो शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ आता। वैसे मेरे बाल हैं, तो आप मान लीजिए कि बाल वाला जो हिस्सा है, जहां पे आपके हॉर्न्स जुड़े रहते हैं, उन हिस्से को क्या बोला जाता है, आपका पोल वाला हिस्सा। इसी पोल को क्या बोलते हैं, चांद। ये आपका क्वेश्चन पेपर में आया है, और रिसेंटली शायद 2018 या 19 में ही पूछा ये सवाल
कि जो आपके हॉर्न्स हैं, हॉर्न्स के बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तो हॉर्न्स के बीच वाले हिस्से को पोल बोला जाता है, हिंदी में से चांद कहते हैं। इसके बाद आइस, सबको पता है हमारी आंखें, पशुओं की भी आंखें हैं। इसके बाद नॉस्ट्रिल। अब देखिए नॉस्ट्रिल क्या होता है, अगर आप गाय को ध्यान से देखेंगे तो जो उसका मुंह वाला हिस्सा है वहां पे काले कलर की एक संरचना पाई जाती है। उस काले कलर की संरचना को नहीं बोला जाता है, ठीक है, काले कलर की संरचना को क्या बोलते हैं, मजल बोलते हैं। उस काले कलर की संरचना में जो छेद पाए जाते हैं ना, जहां से वो सांस लेता है, जैसे हमारा नोज कहलाता है ना, वैसे ही गाय के केस में क्या कहलाता है, ये नॉस्ट्रिल। क्लियर है, मजल वाला हिस्सा समझ आ गया। ये वाला जो हिस्सा रहता है जो काला काला रहता है, अब मेरे तो दाढ़ी है, ठीक है, तो पशुओं की दाढ़ी सामान्यतः उनके बाल पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, जो काला वाला हिस्सा, इसको क्या बोला जाता है, मजल कहा जाता है। जॉ, जैसे हमारा ये जबड़ा वाला हिस्सा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉ बोलते हैं, वैसे पशुओं का ये जो जबड़ा वाला हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है, जॉ कहा जाता है। क्लियर है, ये वाला सवाल आया है, ड्यूवेलैप, ठीक है, क्या बोलते हैं, ड्यूवेलैप। अब देखिए हमारा जो ये नेक वाला पोर्शन है, गर्दन वाला पोर्शन, ये बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, ठीक है। पशुओं में अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत कोमल हिस्सा पाया जाता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बट मेरा बहुत अच्छे से नहीं निकल रहा है। तो पशुओं में अगर आप देखेंगे जो एकदम मुलायम से हिस्सा रहता है, जिसको अपन पकड़ते हैं, खेलने टाइप करते हैं, रगड़ देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, वही क्या कहलाता है, पशुओं में ड्यूवेलैप कहलाता है। क्लियर है, यहाँ तक का हिस्सा समझ आया। अब इसको छोड़ के और भी हिस्से हैं, जैसे क्या हिस्सा है, इसको फोरहेड बोला जाता है। ये वाला जो हिस्सा, माथा वाला जो हिस्सा है ना, पशुओं में आप देखेंगे जो दोनों आंख और भाव के ऊपर वाले हिस्से, इसको क्या बोलते हैं, फोरहेड बोलते हैं पशुओं में। ये पूरा क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्या कहलाएगा, आपका फेस कहलाएगा। इसके बाद आपका ये वाला जो हिस्सा रहेगा, ये जहां पे आपका जॉलाइन से स्टार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाले हिस्से को आपका नेक बोला जाता है, गर्दन। अब एक सवाल आया है जो यहां मैंने ड्रॉ नहीं किया और जानबूझ के ड्रॉ नहीं किया है, कि जॉल किसको बोलते हैं। यहां मैं लिख देता हूं JOWL। जॉल किसको बोला जाता है, तो निचले वाले जबड़े और गर्दन के बीच वाला जो हिस्सा रहता है, इसको क्या कहते हैं, जॉल। जॉलाइन बोलते हैं ना अपना, जॉलाइन मतलब क्या है, जबड़ा और गर्दन के नीचे वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, आपका जॉ। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, जो आपका किसके, माउथ, यहां तो आपका माउथ हो जाएगा। माउथ वाला, माउथ के जो नीचे वाला हिस्सा, जिसको अपन चिन बोलते हैं, ठीक है, ठुठनी ऐसा कुछ समथिंग बोला जाता है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इसका चिन कहलाएगा। यहां तक बात समझ आ गई, ड्यूवेलैप तक। अब ब्रिस्केट आपका पूछा गया, ब्रिस्केट को हिंदी में अधर वक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अधर वक्ष। ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में आया है। तो अधर वक्ष का क्वेश्चन ये आया था कि अब देखिए, इसको बोला जाएगा अगली टांग, मतलब आपका जो फोरलेग्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पिछली टांग, मतलब हिंड लेग्स। तो दो टांग, जो अगली टांगों के ऊपर वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, आपको क्वेश्चन आया था कि पशु के अगले टांगों के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तो ब्रिस्केट बोला जाता है। क्लियर है, क्या बोला जाता है, अधर वक्ष। अब इसके बाद चलिए, आपका तो हेड और नेक वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपन कहां पे, फोर क्वार्टर पे। फोर क्वार्टर पे यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा है, हम कुबड़। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि देशी गाय और विदेशी गाय में अंतर क्या रहता है, यही रहता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा कि विदेशी गायों में ये जो उठा हुआ हिस्सा रहता है, ये नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाया जाता है। उठा हुआ हिस्सा क्या रहता है, उनके में एब्सेंट रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, आपका हम्प बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ क्वार्टर में और क्या आता है, अगली टांग। यहाँ पे मैंने ये सेक्शन को डिवाइड किया ना, या तो क्या आएगा, अगली टांग किसमें आती है, आपकी फोर्थ क्वार्टर में। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक चीज लिखा है, विदर। विदर क्या रहता है, इसको हिंदी में स्कंद प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्कंद प्रदेश। इसका क्या काम रहता है कि जो आपका विदर वाला हिस्सा है, देखिए पशुओं की शरीर भी नापी जाती है। ये होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होगा, इसका लेंथ, और ये क्या होगा, इसकी हाइट। तो पशुओं की जब हाइट नापी जाती है ना, तो विदर मतलब स्कंद प्रदेश से लेकर जो आपका हुफ रहेगा, हुफ मतलब क्या रहता है, जो हुफ को हिंदी में आपका, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। ठीक है, पैर वाला जो हिस्सा रहता है, काला काला हिस्सा नहीं, तो जहां पे घोड़े की नाल रहती है, हुफ वाला हिस्सा, यहां से आपका जो विदर वाला हिस्सा है ना, इतने की लेंथ को क्या बोलते हैं, पशु की हाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पशु की हाइट बोली जाती है। ये मेन है, आपको याद रखना कि पशुओं की हाइट नापने के लिए किस पॉइंट को लिया जाता है, विदर पॉइंट मतलब स्कंद प्रदेश, और खुर, माफ कीजिएगा अचानक से याद आया, खुर को क्या बोलते हैं, खुर। तो पशु के खुर से स्कंद प्रदेश की जो हाइट या जो लेंथ रहती है, इसको पशु की हाइट कहा जाता है। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको पिन बॉल बोला जाता है, पिन बोन।
ठीक है, पिन अस्थि बोला जाता है। तो अब ये तो आपकी हाइट पता चल गई। अब लेंथ कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो आपका कुबड़ वाला हिस्सा है, ये पिन बॉल से कुबड़ वाले हिस्से तक की दूरी को, ठीक है, पिन बॉल से कुबड़ वाले हिस्से तक की दूरी को पशुओं की क्या कहलाती है, क्या कहते हैं, लंबाई। ठीक है, आपको लंबाई और ऊंचाई ज्ञात करना पता चल गया। तो इसीलिए 2 पॉइंट मेन रहते हैं, विदर वाला पॉइंट और हुक वाला पॉइंट। चलिए अगला हिस्से के बारे में जानते हैं, एल्बो। एल्बो, ठीक है, और नी, 2 चीजें है ना, एल्बो और नी। नी मतलब क्या रहता है, घुटना। अगर आप पशुओं के पैर को ध्यान से देखेंगे, तो मैं अपना पैर तो नहीं दिखा पाऊंगा, तो ये वाला जो हिस्सा रहता है ना, ये जो ऐसे हल्का सा उठा वाला हिस्सा रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, आपका नी बोलते हैं, मतलब घुटना। और एल्बो मतलब ये ऊपर वाला जो अगला पैर है ना, अगला पैर के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा। अब एल्बो मतलब क्या बोलते हैं, ये जो आपका कोहनी दिख रहा है ना, अब पशुओं में तो हाथ नहीं पाए जाते, पैर ही पाए जाते हैं। तो जो पशु का सबसे ऊपर वाला हिस्सा रहता है, जहां से वो थोड़ा सा रोटेट करता है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, आपका एल्बो। और नी किसको बोला जाएगा, ये जो पैर के सेकंड वाला हिस्सा रहता है। पशुओं का पैर 2 जगह से फोल्ड होता है, एक तो यहां से फोल्ड होगा और एक तो पूरा ऊपर से फोल्ड होगा। ठीक है, मैं यहां दिखा नहीं पाऊंगा, मतलब फिर भी मैं कोशिश ऐसे थोड़ा सा बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, नी, और ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, एल्बो। अब यहां मैंने एक और चीज लिखा, शांख। शांख क्या होता है, तो शांख अगर आपको देखना है तो पशु के जो हुक वाला हिस्सा है ना, हुक के ऊपर वाले, जस्ट थोड़े से ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे, ये पैर पीछे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा रहता है और वहां पे हल्का सा ना बाल पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, शांख बोलते हैं। आप देखिएगा, अगर आपके घर के आसपास कोई गाय होगी तो जो हुफ के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है ना, वहां पे पीछे तरफ एक हल्की सी मांसल वाली हिस्सा, जो आपका मसल्स वाला पार्ट रहता है ना, वो निकला रहता है, वहां पे हल्के से बाल रहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, आपका शांख बोला जाता है। क्लियर है, तो आपका 4th क्वार्टर भी कंप्लीट है। हिंड क्वार्टर, जो सॉरी ट्रंक वाला जो हिस्सा रहता है ना, ट्रंक वाले हिस्से में यहां आपका रहता है बैक। ठीक है, बैक मतलब पीठ। ठीक है, क्या कहते हैं, पीठ। इसके साथ ही साथ यहां पे रहता है, इसका क्या रहता है, जो अपन पेट बोलते हैं ना, पशु का पेट जो रहता है वो ट्रंक वाले, थर्ड वाले हिस्से में रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लास्ट में थोड़ा सा, ये अडर वाला हिस्सा रहता है, इसको अडर बोलते हैं। अडर मतलब रहता है थन। ठीक है, क्या कहलाते हैं, थन नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअल में अडर को क्या बोलते हैं, मुझे एक्चुअल में हिंदी में इसका नाम याद नहीं आ रहा, फिर अचानक से याद आ जाएगा, मेरी आदत है कि अचानक से मेरे को याद आता है। ठीक है, और अडर वाला हिस्सा मतलब जहां आप देखे होंगे ना, पशु का दूध कलेक्टेड रहता है। ठीक है, पशु का दूध जहां कलेक्टेड रहता है उसको क्या बोलते हैं, अडर वाला हिस्सा। अब अडर वाले हिस्से में जहां पे दूध को निकाला जाता है, इसको थन बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टीट बोला जाता है। क्लियर है, अडर, फिर यहाँ पे क्या आ गया, आपका टीट आ गया। अब यहाँ पे अडर पे ना वेंस भी पाए जाते हैं, मिल्क वेंस पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो जहां से दूध की नलिकाएं रहती है, जहां से ब्लड आता है, छनता है, फिर दूध बनता है, ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है, मिल्क वेन वाला हिस्सा रहता है। ये अलग अलग तरीके से जाता है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होती है, ये बहुत सारे प्रोसेस है, इसको अपन मिल्क सिस्टम में पढ़ेंगे। अच्छा, अडर फिर याद आ गया, मैंने बोला ना याद आ जाएगा। अडर को हिंदी में अयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयन। और टीट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, थन कहा जाता है। इसके बाद हुफ तो सबको पता चल गया होगा, खून। इसके बाद क्या रहता है, ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा, अगर आप सबसे पिछले साइड में हिंड पार्ट में अगर गाय के यहाँ देखिएगा, एक तो हड्डी जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, सबसे ऊपर में देखेंगे ना, यहाँ वाले हिस्से में हड्डी जैसी संरचना पाई जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, पिन बोन। क्या बोला जाता है, पिन बोन। और जस्ट उसके नीचे वाला हिस्सा, जैसे हमारे यहाँ थाई रहता है, जस्ट कमर के नीचे वाला हिस्सा थाई कहलाता है ना, वैसे ही पिन बोन के नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पशु का थाई। और लास्ट में आपका टेल, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है, एनिमल, एक्सटर्नल एनिमल एनाटॉमी। अब यहां से सवाल जो पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये पूछ देगा कि आपका टेल कौन से हिस्से में पाया जाता है, तो टेल हिस्से में पाया जाएगा। ये पूछ देगा कि पिन बोन कहाँ पाया जाता है, तो हिंड क्वार्टर में। अडर कहाँ पाया जाता है, अडर में क्या रहता है, तो मिल्क वेन्स रहती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जॉ कहाँ पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही पूछी जाती है, आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। एक साल आपको बस ये पूछा था कि पशुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए किन 2 बिंदुओं को चुना जाता है। तो याद रखेंगे, अगर लंबाई ज्ञात करनी है तो हम्प और पिन बोन, और अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है तो विदर और आपका हुफ, खुर। क्लियर, यहां तक समझ आ गई बात। अब इसके बाद याद रखेंगे कि गाय का जो शरीर रहता है, गाय के शरीर में 180 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है, 180। इसको मिटा दो क्या यार, बहुत मेहनत किया था। ठीक है, चलो यहाँ ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे कि पशु के शरीर में, जो गाय है, गाय के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 180 हड्डियां।
कितनी हड्डियां? 180 हड्डियां। ये हड्डियां डिवाइडेड रहती हैं, जैसे कि जो आपका 72 हड्डी पाया जाता है, ठीक है, 72 हड्डी कहां पाई जाएगी? 4 पैरों में। तो एक पैर में कितनी हड्डी होंगी? 18 इंटू 4 हो गया 72। अगर एक पैर में हड्डियों की संख्या पूछी तो 18। टोटल कितने पैर हैं? 4। तो टोटल कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 72। इसके बाद एक हड्डी, ये भी आपका आया है ना, स्पेशली आपका पूछा गया है कि पशु के शरीर में एक हड्डी कहां रहती है? स्टर्नम। ठीक है, कहां रहती है? स्टर्नम। इसको याद रखेंगे, मेरे को थोड़ा सा मिटाना ही पड़ जाएगा, अनलेस आपको थोड़ा समझाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एक हड्डी आपकी कहां पाई गई है? स्टर्नम में। इसके बाद जो पसलियां रहती है, पसलियों में 26 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, पसली जो रहती है, एक इस तरफ की पसली पाई जाएगी, एक दूसरी तरफ की पसली पाई जाएगी। ठीक है, ऐसे रहती है ना पसली गाय में, ऐसे एक तरफ की आपने देखा होगा ना, गाय में ऐसे ऐसे रहता है, इधर इधर की जो हड्डियां रहती है ये, और जस्ट उसके दूसरे तरफ भी रहती है सेम हड्डियां, इसको क्या बोलते हैं? पसलियां। इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 26। और जो लास्ट में रहेगा, इसके बाद रहती है 51 हड्डियां। कहां पाई जाएंगी? जो इसके मेरुदंड रहती है। ठीक है, जो मेन आपका बैकबोन जिसको कहते हैं ना, ये वाला हिस्सा, यहां से जो ऐसे ऐसे जो हिस्सा रहता है, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 51। ठीक है, 13 हड्डियां एक पसली में पाई जाएंगी। टोटल कितना हो जाएगा? 26। अगर टोटल आप करेंगे तो 180 हड्डियां पाई जाती है। कहां पाई जाती है? गाय के शरीर में। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? अब अगर आपको एक एक का भी पूछा जा रहा तो आप आसानी से बता देंगे। 72 हड्डियां आपकी कहां पाई जाएगी? पैरों में। एक पैर में 18 हड्डियां, स्टर्नम में एक हड्डी, पसलियों में 2 पसलियां पाई जाती हैं, एक पसली में 13, तो टोटल हो जाएगा 26। और 51 कहां पाया जाएगा? उसके जो मेरुदंड रहता है, जो बैकबोन रहती है, जिसको मेन बोलते हैं, उसमें 51 हड्डी। टोटल कितना है? 180। क्लियर है? तो आज की क्लास यही थी, एक्सटर्नल एनाटॉमी की क्लास। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी, वो होगी इंटरनल एनाटॉमी, जहां पे हम अलग अलग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, आपके रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, मिल्क सिक्रेशन सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, उनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल अपना डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में जाके रखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एज वेल एज, जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद, बाय।